डायरेक्ट सम ऑफ टू सब मॉड्यूल, लीनियर सम और डायरेक्ट सम ऑफ टू सब मॉड्यूल। तो यहाँ पे डायरेक्ट सम ऑफ टू सब मॉड्यूल क्या है इसको देखते हैं। इस पर आधारित एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम जो कि ऑल यूनिवर्सिटी में हमेशा पूछी जाती है, वो क्या है? डायरेक्ट सम मॉड्यूल as a direct sum of its two sub module सब मॉड्यूल्स। तो यहाँ पे देखोगे क्या इसकी डायरेक्ट सम क्या होता है? डेफिनेशन, लेट कैपिटल M be an R module and M1 and M2 are two sub module modules of capital M. Then M is called direct sum of M1 and M2 if every element of M belonging capital M can be uniquely written as M is equal to M1 plus M2, where M1 belonging small m1 belonging capital M1, small m2 belonging capital M. ठीक है, इट इज डिनोटेड बाई ऐसे लिखते हैं M1 प्लस अंडर दिस सर्किट M1 और M2 की डायरेक्ट सम को ऐसे डिनोट करते हैं, प्लस अंडर दिस सर्किट M1 और M2 के बीच में ये ऑपरेशन होती है। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि M इज इक्वल टू M1 और प्लस M2, अर्थात M का हर एक मेंबर M1 के एक एलिमेंट और M2 के एक एलिमेंट के योग के रूप में केवल एक ही प्रकार से लिखा जा सके, द्वितीय प्रकार से लिखा जा सके। ऐसी कंडीशन में M कहलाता है M1 और M2 का डायरेक्ट सम। जैसे वेक्टर स्पेस में भी पढ़े थे, W1 और W2 दो वेक्टर सब स्पेस में, तभी कहलाता था W1 और W2 का डायरेक्ट सम कब? जब V का हर एक मेंबर W1 के एक अवयव और W2 के एलिमेंट के योग के रूप में केवल द्वितीय प्रकार से, केवल एक प्रकार से लिखा जा सके। ऐसी कंडीशन में कहलाता था V W1 और W2 का डायरेक्ट सम। ठीक है, सरल योग कहलाता था। ठीक है, एक रैखिक योग कहलाता है जब M1 के एक अवयव M2 के एक अवयव के योग के रूप में लिखा जा सके तो इसको रेखीय योग कहते हैं, और केवल अद्वितीय प्रकार से लिखा जा सके तो इसको डायरेक्ट सम यानी सरल योग कहते हैं। रेखीय योग, सरल योग। रेखीय योग में M1 के एक अवयव M2 के एक अवयव के योग के रूप में लिखा जा सके इसे कहा जाता है, और डायरेक्ट सम यानी सरल योग में क्या कहा जाता है? M का हर एक मेंबर M1 के एक अवयव M2 के एक अवयव के योग के रूप में केवल एक ही प्रकार से लिखा जा सके, तब M कहलाएगा M1 और M2 का डायरेक्ट सम। ठीक है, अब इस पर एक थ्योरम देखते हैं। यदि
यम m1 और m2 का डायरेक्ट सम है तो लीनियर सम अवश्य होगा, पर लीनियर सम है तो डायरेक्ट सम को कोई जरूरी नहीं है। देखो आगे थ्योरम क्या है इस पर आधारित। द थ्योरम द नेसेसरी and sufficient condition necessary and sufficient condition for an armadillium to be a direct sum of its submodule submodules m1 and m2 are that नंबर फर्स्ट m क्या हो, m1 और m2 का लीनियर सम हो, m1 और m2 का लीनियर सम हो, रेखीय योग हो। और दूसरा क्या हो, m1 और इंटरसेक्शन m2 में मात्र 0 एलिमेंट। ठीक है, ये कहता है कि m1 m2 का डायरेक्ट सम तभी होगा जब m1 m2 का लीनियर सम हो और m1 m2 के इंटरसेक्शन में मात्र 0 एलिमेंट हो। ऐसी कंडीशन में m1 m2 का क्या कहलाएगा, डायरेक्ट सम कहलाएगा, ठीक है। देखते हैं इसका नेसेसरी कंडीशन। Suppose m is direct sum of its capital M is direct sum of m1 and m2। मान लेते हैं कि m1 और m2 का डायरेक्ट सम है। देन each element of m capital M is uniquely expressible as the sum of an element of m1 and an element of m2। ठीक है, तब जब m1 m2 का डायरेक्ट सम है, m का हर एक अवयव m1 के एक अवयव के और m2 के एक अवयव के योग के रूप में द्वितीय प्रकार से लिखा जा सकेगा। आप m2 therefore क्या लिख देंगे, ऐसी कंडीशन में m इज इक्वल टू क्या होगा, m1 प्लस m2। m क्या होगा, m1 m2 का लीनियर सम हर हाल में होगा। ठीक है, नाउ सपोज डायरेक्ट सम है, लीनियर सम अवश्य होगा, क्योंकि डायरेक्ट सम में क्या होता है, m1 के एक अवयव m2 के एक अवयव के योग के रूप में होता है, लेकिन केवल अद्वितीय प्रकार से होता है। इसमें योग के रूप में हो, चाहे अद्वितीय प्रकार से हो चाहे अद्वितीय प्रकार से ना हो। ठीक है, तो डायरेक्ट सम है तो लीनियर सम अवश्य होगा, लीनियर सम है तो डायरेक्ट सम को कोई जरूरी नहीं है। नाउ सपोज इफ पॉसिबल 0 इज नॉट इक्वल टू ए नॉन जीरो एलिमेंट है m का, m1 इंटरसेक्शन m2 का।
हमको यह सिद्ध करना है कि यदि m1 और m2 का डायरेक्ट सम है, ठीक है, डायरेक्ट सम है, ऐसी कंडीशन में आपको प्रूव करना है कि m1 और m2 का लीनियर सम होगा और दोनों के इंटरसेक्शन में एकमात्र एलिमेंट 0 होगा। तो मान कर चलते हैं कि m1 इंटरसेक्शन m2 में 0 के अलावा एक एलिमेंट है, ये मानते हैं जो 0 के बराबर नहीं है, तो गलत परिणाम में चले जाएंगे, तो गलत परिणाम ये शो करेगा कि हमारा मानना गलत है। इसका मतलब इंटरसेक्शन में एकमात्र एलिमेंट 0 भर है, ठीक है, यही मानकर चल रहे हैं। एक नॉन जीरो एलिमेंट है m1 इंटरसेक्शन m2 में, है तो 0 एलिमेंट है, इसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं है, पर हम जबरदस्ती मानते हैं कि 0 नॉन जीरो एलिमेंट भी इंटरसेक्शन में है, तो गलत परिणाम में पहुंचेंगे। गलत परिणाम ये शो करेगा कि हमारा मानना गलत था और उस इंटरसेक्शन में केवल मात्र 0 एलिमेंट है, ठीक है। तो क्या लिखकर चलते हैं, देन ऐसी कंडीशन में ए बिलोंग इन m1 एंड ए बिलोंग इन m2, तो इंटरसेक्शन में यदि ए है तो दोनों में होगा, m1 और m2 दोनों में। आल्सो m1 m2 सब मॉड्यूल है, तो सब मॉड्यूल भी अवयव में तो होगा करेगा, जो सदस्य एमपी का है अथवा जो सदस्य यूपी का है वो इंडिया का आदमी कहलाएगा ही। तो m1 और m2 सब मॉड्यूल हैं m के, और ए m1 का मेंबर है, ए m2 का मेंबर है, तो m में तो रहबे करेगा, इंडिया में तो रहबे करेगा यदि एमपी और सीधे यूपी में है तो आल्सो ए बिलोंग इन m, ए बिलोंग इन m, आल्सो ऊपर लिखे देते हैं, देख लेते हैं आ रहा है क्या, ऊपर लिखते हैं तो ए m1 में होगा और ए m2 में भी होगा, और जब m1 m2 में होगा तो m क्या है, सब मॉड्यूल है, जब सब मॉड्यूल में ए है तो मॉड्यूल में तो होगा हो करेगा, तो क्या लिखेंगे, आल्सो ए बिलोंग इन m, जब ए बिलोंग इन m तो वी कैन राइट क्या राइट कर सकते हैं, ए को लिख सकते हैं 0 प्लस ए, 0 प्लस ए, हियर 0 बिलोंग इन w1, 0 बिलोंग इन m1 और ए बिलोंग इन m2, और ए बराबर लिख सकते हैं a प्लस 0, हियर ए बिलोंग इन m1 और 0 बिलोंग इन m2, दस ए बिलोंग इन m। और यहाँ देखते हैं m का एक अवयव ऐसा है जो m1 के एक अवयव m2 के एक अवयव के योग के रूप में 2 प्रकार से लिखा जा रहा है, जबकि हम कह चुके हैं कि m1 और m2 का क्या है, डायरेक्ट सम है, तो m के किसी एलिमेंट को m1 के एक अवयव m2 के एक अवयव के योग के रूप में केवल एक प्रकार से लिखा जा सकता है। लेकिन यहाँ देखते हैं m का एक एलिमेंट ये 2 प्रकार से लिखा जा रहा है, जो कि इस बात का विरोध है कि m1 और m2 का डायरेक्ट सम है। तो विरोध क्यों आ रहा है, क्योंकि इंटरसेक्शन में मात्र 0 एलिमेंट है, इंटरसेक्शन में मात्र 0 एलिमेंट है, लेकिन हम मान कर चल रहे हैं कि m1 और m2 के इंटरसेक्शन में एक नॉन जीरो एलिमेंट है। एक नॉन जीरो एलिमेंट लेने की वजह से हम देखते हैं कि m का कोई एक एलिमेंट m1 के एक अवयव m2 के एक अवयव के योग के रूप में 2 प्रकार से लिखा जा सकता है, जो कि इस बात का विरोध है कि m1 और m2 का डायरेक्ट सम है। यदि m1 और m2 का डायरेक्ट सम है तो m का हर एक अवयव m1 के एक अवयव m2 के एक अवयव के योग के रूप में केवल एक ही प्रकार से लिखा जा सकेगा। लेकिन यहाँ देखते हैं कि एक अवयव m का एक अवयव a m1 के एक अवयव m2 के एक अवयव के योग के रूप में 2 प्रकार से लिखा जा रहा है, जो कि इस बात का विरोध है कि m1 और m2 का डायरेक्ट सम है। अतः जो हम ये माने हैं कि m1 इंटरसेक्शन m2 में एक नॉन जीरो एलिमेंट है, ये गलत है। इसका मतलब इंटरसेक्शन में मात्र 0 एलिमेंट है, इंटरसेक्शन में 0 के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है, ठीक है ना, ये समझ में आ गया। इसी चीज को लिखे देते हैं 10 ए बिलोंग इन m कैन बी expressed in at least कम से कम at least 2 different way, 2 different ways, 2 प्रकार से लिखा जा रहा है वेज, at the sum of an
element of M1 and an element of M2, but it is in contradiction but it is in contradiction to the fact that M is the direct sum of M1 and M2. ठीक है, hence 0 is the only element belong to M1 intersection M2, that is M1 intersection M2 is equal to singleton set 0. Hence condition is necessary. अतः प्रतिबंध आवश्यक है। अब सफिशिएंट कंडीशन लेकर चलते हैं। सफिशिएंट कंडीशन देखो, सफिशिएंट कंडीशन पर्याप्त प्रतिबंध। सपोज दैट the condition 1 and 2 hold, that is yeah, M is equal to M1 plus M2 and M1 intersection M2 is equal to singleton set 0. Then we have to prove that M is direct sum of M1 or M2. That is M is direct sum of M1 and M2. ये प्रूव करना। तो M का हर एक अवयव M1 की एक अवयव M2 की एक अवयव के योग के रूप में केवल इस प्रकार से लिखा जा सकता है। यदि ये दिखाने में हम कामयाब हो गए, इसका अर्थ ये होगा कि M1 और M2 का क्या है, डायरेक्ट सम है। ठीक है, ये दिखाने के लिए क्या करेंगे, देखो since given that M is equal to direct sum of M1 and M2, therefore M is equal to M1 और M2 का लीनियर सम अवश्य होगा। यदि डायरेक्ट सम है तो लीनियर सम अवश्य होगा, और लीनियर सम है तो डायरेक्ट सम कोई जरूरी नहीं है। ये डायरेक्ट सम है M1 और M2 का, तो लीनियर सम अवश्य होगा। डायरेक्ट सम में क्या होता है कि इसका M का हर एक अवयव M1 के एक अवयव M2 के एक अवयव के योग के रूप में केवल एक ही प्रकार से लिखा जा सके। इसमें कोई जरूरी नहीं है चाहे एक प्रकार से लिखा जा सके चाहे 10 प्रकार से लिखा जा सके। यदि डायरेक्ट सम है तो लीनियर सम अवश्य होगा। दिस implies that each element of M each element of M can be expressed as
be expressed as can be expressed as the sum of an element of m1 and element of m1 and element of m1 and an element of m2 and element of m2. Now we shall prove that. Now we shall prove that this representation is unique. This representation is unique. ठीक है, जब m1 और m2 का लीनियर सम है, ऐसी कंडीशन में m का हर एक अवयव m1 के एक अवयव m2 के एक अवयव के योग के रूप में तो लिखा ही जा सकेगा। लेकिन यदि हम ये दिखा दिए कि m का हर एक अवयव m1 के एक अवयव m2 के एक अवयव के योग के रूप में केवल अद्वितीय प्रकार से लिखा जा सकता है इन दो शर्तों की मदद से, तब m कहलाएगा m1 और m2 का डायरेक्ट सम कहलाएगा। अभी लीनियर सम है, ठीक है, लीनियर सम मानकर चलिए। तो मानकर चलते हैं कि m का कोई एलिमेंट m1 के एक अवयव m2 के एक अवयव के योग के रूप में दो प्रकार से लिखा जा सकता है। दोनों को सेम सिद्ध कर देंगे, इसका मतलब क्या होगा, केवल एक ही प्रकार से लिखा जा सकता है। यही हम करने वाले, दो प्रकार से लिखा जा सकता है, दोनों प्रकार समान है। जब दोनों प्रकार समान है तो यूनिक तरीका हो गया, ठीक है। लेट इफ पॉसिबल या इफ पॉसिबल लेट अस सपोज, इफ पॉसिबल लेट अस सपोज, यदि संभव हो तो मान लिया m बराबर m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। m किसका एलिमेंट है, कैपिटल M का, m1 कैपिटल M1 का, स्मॉल m2 कैपिटल M2 का मेंबर, ठीक है। एंड m को एक और तरीके से लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू n1 और प्लस n2, n1 प्लस n2। तो n1 बिलोंग इन m1 और n2 बिलोंग इन m2, ठीक है। ये हो गया मान लो A और ये हो गया B। फ्रॉम A एंड B, फ्रॉम A एंड B we get क्या होगा, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू n1 प्लस n2, m1 माइनस n1 इज इक्वल टू n2 माइनस m2, ये आ गया सिंप्लीफाई करने से, ठीक है। अब m बराबर m, यदि हम m1 बराबर n1 सिद्ध कर दें, m2 बराबर n2 सिद्ध कर दें, m का यह रिप्रेजेंटेशन यूनिक हो जाएगा, ठीक है। m क्या है, कैपिटल M का एक मेंबर है जो m1 के एक अवयव m1 के एक अवयव और m2 के एक अवयव के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यदि m का यह रिप्रेजेंटेशन यूनिक सिद्ध कर दिया जाए तो m कहलाएगा m1 और m2 का डायरेक्ट सम। अब मान लेते हैं कि m एक और तरीके से लिखा जा सकता है, किस तरीके से, n1 प्लस n2 के रूप में लिखा जा सकता है। यदि हम ये सिद्ध करने में कामयाब हो गए कि m1 n1 के बराबर है, m2 n2 के बराबर है, तो ये और ये दोनों सेम हो जाएगा, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, एक ही बात हो जाएगी, ठीक है। इसका रिप्रेजेंटेशन m का रिप्रेजेंटेशन केवल एक ही प्रकार से लिखा जा सकता है, दो प्रकार से नहीं। क्यों, क्योंकि m1 का मान n1 के बराबर सिद्ध हो गया, m2 का मान n2 के बराबर सिद्ध हो गया। तो यदि हम m1 का मान n1 के बराबर, m2 का मान n2 के बराबर सिद्ध करने में कामयाब हो गए तो m का यह रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा। और जब m का रिप्रेजेंटेशन यूनिक हो जाएगा, ऐसी कंडीशन में m कहलाएगा m1 और m2 का डायरेक्ट सम कहलाएगा, ठीक है ना। कंपेयर करने से ये मिल गया, इसको इस साइड में ले आती है, इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट रख लिए। Since m is additive subgroup of m, since m1 is additive subgroup of m, therefore m1 belong in capital M
n1 बिलोंगिंग कैपिटल m1 implies m1 minus n1 बिलोंगिंग Similarly, m2 belonging m2 belonging m2 implies n2 minus m2 belonging के स्थान पे क्या लिख सकते हैं m1 माइनस n1 इक्वेशन फर्स्ट से इसको किसी को बता दो m1 एंड m2 माइनस m2 के स्थान पे ये लिख सकते हैं m1 माइनस n1 इक्वेशन फर्स्ट से तो क्या लिख देंगे m1 माइनस n1 बिलोंगिंग m2 देखते हैं ये एलिमेंट m1 में भी है यही एलिमेंट m2 में भी है तो ये एलिमेंट इंटरसेक्शन में भी होगा तो क्या होगा m1 माइनस n1 बिलोंगिंग m1 इंटरसेक्शन m2 ठीक है m1 माइनस m2 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं m2 माइनस m2 इक्वेशन फर्स्ट से तो क्या होगा n2 माइनस m2 बिलोंगिंग m1 इंटरसेक्शन m2 फ्रॉम फर्स्ट यहाँ भी लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट तो देखो ये वाला एलिमेंट इंटरसेक्शन में है ये वाला एलिमेंट भी इंटरसेक्शन में है और हम मान करते हैं क्या चले हैं कि दोनों के इंटरसेक्शन में मात्र 0 एलिमेंट है बट क्या लिखोगे आवर हाइपोथेसिस m1 इंटरसेक्शन m2 इक्वल टू सिंगलटन सेट 0 ये मान कर हम चले तो यहाँ पे जब इंटरसेक्शन में 0 एलिमेंट है तो इंटरसेक्शन का ये एलिमेंट है तो 0 के बराबर होगा ये इंटरसेक्शन का एलिमेंट है तो 0 के बराबर होगा इम्प्लाइज m1 माइनस n1 बराबर 0 एंड n2 माइनस m2 बराबर 0 क्योंकि ये इंटरसेक्शन के एलिमेंट है इंटरसेक्शन में 0 के अलावा कोई एलिमेंट है नहीं जब इंटरसेक्शन के एलिमेंट है 0 के बराबर होगा ये 0 के बराबर होगा तो क्या आएगा यहाँ से m1 बराबर n1 और n2 बराबर m2 ये क्या आ जाएगा m1 बराबर n1 और ये हो जाएगा m2 बराबर n2 ठीक है तो हम जो m का रिप्रेजेंटेशन माने थे कि एक और प्रकार m बराबर जो माने थे कि n1 प्लस n2 के रूप में लिखा जा सकता है तो n1 और n2 के स्थान पे क्या लिखा जा सकता है n1 के स्थान पे m1 लिखा जा सकता है और n2 के स्थान पे m2 ही लिखा जा सकता है तो जो पूर्व में हम माने थे m1 प्लस m2 के रूप में लिखा जा सकता है जो दूसरा प्रकार हम माने भी तो वे पहले प्रकार जैसे पहले प्रकार में बदल गया इसका मतलब क्या हुआ m का रिप्रेजेंटेशन यूनिक है ठीक है जब m का रिप्रेजेंटेशन यूनिक है तो m क्या होगा कैपिटल m1 और स्मॉल कैपिटल m1 और m2 का डायरेक्ट सम होगा ठीक है तो यहाँ पे क्या होगा जो हम m बराबर ये माने थे n1 प्लस n2 तो ये क्या होगा m बराबर n1 के स्थान पर लिख देंगे m1 और m2 ठीक है तो जो वही प्रकार आ गए जो पहले माने थे m बराबर m1 प्लस n2 जो माने थे तो जो दूसरे प्रकार से लिखा जा सकता है दूसरा प्रकार भी पहले प्रकार के संपाती हो गया जब पहले प्रकार के संपाती हो गया इसका अर्थ ये हुआ कोइंसाइड हो गया इसका अर्थ ये हुआ कि दोनों m का रिप्रेजेंटेशन यूनिक है m के किसी एलिमेंट का m1 के एक एलिमेंट m2 के एक एलिमेंट के योग के रूप में लिखने का तरीका क्या है अद्वितीय है ठीक है तो क्या लिखो 10 ईच एलिमेंट m belonging capital M is uniquely expressible as the
sum of an element of m1 and an element of m2, hence m is equal to direct sum of m1 and m2. ये तरफ छोड़ दीजिए. Hence condition is also sufficient. Hence condition is also sufficient. ठीक है. तो यहाँ पे थ्योरम में क्या था कि m1 और m2 का डायरेक्ट सम तभी होगा जब यदि और केवल यदि m क्या हो, m1 और m2 का लीनियर सम हो और m1 इंटरसेक्शन m2 में मात्र 0 एलिमेंट हो. ठीक है, सिंगलटन से 0 हो. एक बार हम क्या मानकर चले, m को m1 और m2 का डायरेक्ट सम मान कर चले. ये सिद्ध कर दिए कि m1 और m2 का लीनियर सम है और m1 और m2 के इंटरसेक्शन में एक मात्र एलिमेंट 0 है. और सफिशिएंट कंडीशन में क्या मानकर चले, m बराबर m1 प्लस m2. m1 और m2 का लीनियर सम है और m1 इंटरसेक्शन m2 में एक मात्र एलिमेंट 0 है. इसकी मदद से हम ये सिद्ध कर दिए कि m का हर एक अवयव, m1 के एक अवयव m2 के एक अवयव के योग के रूप में केवल एक ही प्रकार से लिखा जा सकता है, द्वितीय प्रकार से लिखा जा सकता है, जो इस बात को प्रमाणित करता है m1 और m2 का क्या है, सरल योग है. सरल योग को अंग्रेजी में बोलते हैं डायरेक्ट सम है और इसको दर्शाने की परंपरा है m बराबर m1 और m2 का डायरेक्ट सम. तो यहाँ प्लस लिखते हैं अंडर दिस सर्किल. ठीक है, तो m क्या है, m1 और m2 का डायरेक्ट सम है. कब ऐसा होगा, जब m का हर एक अवयव m1 के एक अवयव m2 के एक अवयव के योग के रूप में अद्वितीय प्रकार से लिखा जा सके, केवल एक ही प्रकार से लिखा जा सके. इसको हम विरोधाभास विशेष सिद्ध किए. मान लेते हैं कि m का कोई एलिमेंट है, m1 के एक अवयव m2 के एक अवयव के योग के रूप में दो प्रकार से लिखा जा सकता है और दोनों प्रकार संपाती हो गए, दोनों प्रकार एक ही प्रकार हो गए. इसका मतलब क्या हुआ, m का हर एक अवयव को m1 के एक अवयव m2 के एक अवयव के योग के रूप में लिखने का तरीका क्या है, अद्वितीय है, जो इस बात को प्रमाणित करता है कि m1 और m2 का क्या है, डायरेक्ट सम है. आइए हम प्रूफ करने में कामयाब तभी हुए जब दोनों के इंटरसेक्शन में एकमात्र एलिमेंट 0 लेकर चले. ठीक है, तो जब दोनों के इंटरसेक्शन में एकमात्र एलिमेंट 0 लेकर चले और m1 और m2 का लीनियर सम है ये मानकर चले, तभी हम ये सिद्ध करने में कामयाब हो पाए कि m के हर एक एलिमेंट को m1 के एक अवयव और m2 के एक अवयव के योग के रूप में केवल एक ही प्रकार से लिखा जा सकता है, अर्थात अद्वितीय प्रकार से लिखा जा सकता है. ऐसी कंडीशन में हम m को कहेंगे m1 और m2 का डायरेक्ट सम, जिसको लिखने की परंपरा है m इज इक्वल टू डायरेक्ट सम ऑफ m1 एंड m2. डायरेक्ट सम को दर्शाने की परंपरा है प्लस अंडर दी सर्किल से. तो आई होप आपको समझ में आया होगा. थैंक यू सो मच.